हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका जामिया कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर हमने पार्ट 1 बनाया है और आप लोग देखे भी हैं। आज का जो वीडियो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पार्ट 2 है, उसकी पॉलिसी वगैरह है, उसको लेकर हम बनाएंगे। और आपने जैसा देखा है कि पार्ट 1 हम बना चुके हैं, तो जो पार्ट 2 है उस पर हम चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट 3 तक हमने बनाया है, पार्ट 4 भी नहीं किया है। फिर पिछले लेक्चर्स पर हमने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर चर्चा किया था कि इंडियन हिस्ट्री क्या है, उसका भी पार्ट 2 बनाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम हिस्ट्री को पूरे सीरीज को जो हम कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। चलिए आज का जो टॉपिक्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। ज़्यादा टॉपिक्स लंबा नहीं है आज का, 30-35 मिनट 35-40 मिनट का है। किन किन चीज़ों पे डिस्कस करना है वो हम देख लेते हैं आज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक जो हमने चर्चा किया था पिछले लेक्चर्स में, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और एक पॉलिसी और थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, या इसको जो है आप बजटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी, हालांकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू नहीं होता है। जो फिस्कल पॉलिसी है ये बेसिकली गवर्नमेंट्स के थ्रू। तो हमें जो है ज़्यादा चर्चा करना है मॉनेटरी पॉलिसी पे। और पिछले लेक्चर्स पे अगर आपने देखा होगा तो जाहिर सी बात है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया था। जैसे CRR हमने डिस्कस किया था, फिर SLR हमने डिस्कस किया था, फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक था आपका बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा जो है मेन टॉपिक है आज, जिसको चर्चा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इन सब चीज़ों को समझ लिए थे, लेकिन हम थोड़ा 2 मिनट इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि जब आप कोई भी कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक जमा कर देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या सेंट्रल बैंक को, उसको बोलते हैं CRR। ठीक है, फिर एक स्पेसिफिक परसेंटेज वो अपने पास रख लेती है कमर्शियल बैंक, जितना भी हम डिपॉजिट करते हैं, उसको बोलते हैं SLR। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जब हम कभी भी बैंक से पैसा लोन के तौर पे लेते हैं तो हमें जो ब्याज दर बैंक को देना होता है, जो इंटरेस्ट रेट, इसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि कमर्शियल बैंक के पास कभी पैसे न होने की वजह से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लोन के तौर पे लेते हैं, तो जब वो लौटाते हैं तो कुछ परसेंटेज के साथ उस परसेंटेज को हम बोलते हैं, या उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं, उस ब्याज दर को बोलते हैं बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने पिछले वीडियोस में, अगर आप इसका पार्ट, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अगर देखें तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, उससे हम थोड़ा आगे डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप सुबह उठते हैं, आपके सामने में अखबार है, और जैसा आजकल सिचुएशंस है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कमर्शियल बैंक की पॉलिसी है, वो हर दिन कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है, बदलाव देखने को मिलता है। तो जैसे ही आपने सुबह उठा मॉर्निंग में, आपके पास अखबार आया, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर, द इकोनॉमिक टाइम्स है, तो उसमें आपको ये देखा, आपने उसमें ये पढ़ा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो CRR को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। आप ऐसा पढ़े होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो टुडे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस CRR इतना, ठीक है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आज जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR डिक्रीज कर दी। ये जो वर्ड है ना कैश रिजर्व रेशियो, ये आप अखबार में देखे होंगे, ये काफी प्रचलित वर्ड है क्योंकि बैंक से रिलेटेड है, तो हम इसको देखते हैं। लेकिन अब सवाल है कि इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होती है, चीजें क्यों इंक्रीज डिक्रीज करती है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो अर्थव्यवस्था का जो मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, जहां पे इकोनॉमी, ये बेसिकली जो वीडियो में बना रहा हूँ बेसिकली BA इकोनॉमिक्स के लिए है। जैसे आप 12th के बाद अगर BA इकोनॉमिक्स के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे इस तरह के सवाल पूछा जाता है, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा इकोनॉमी है सही तरीके से कब काम कर पाती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है ना, जहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जितना डिमांड है मार्केट में उतना सप्लाई है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सिचुएशंस
जैसे एक तो सिचुएशन है आपका कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर एक सिचुएशंस और पैदा हो सकता है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से, तो हम इसको इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड कहते हैं, एक्सेस डिमांड। या हम इसको और बोल सकते हैं कि डिमांड्स की क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है तो इसलिए हम इसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। फिर एक और इसमें आप लिख सकते हैं कि जहाँ पे डी जो है वो लेस देन हो जाता है एस, यानी आप इसको और क्या लिख सकते हैं कि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा होता है, मतलब डिमांड की कमी हो जाती है। तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, कि मार्केट्स के अंदर जो है वो डेफिशिएंट डिमांड, डी डी हम लिख देते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ रही है, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन पैदा हो गया है। तो ये वाला जो सिचुएशन है ना, कुछ मार्केट्स के अंदर आजकल जो कोविड-19 से या जो आपदा जो चल रही है देश के अंदर, तो ये सिचुएशन इकोनॉमी में पैदा हो गया है जहाँ पे चीज़ों की डिमांड बिल्कुल खत्म है, नहीं है, न के बराबर है, लेकिन सप्लाई जितना होना चाहिए उतना मार्केट्स के अंदर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जो मैंने फिस्कल पॉलिसी लिखा है आपको बताया था, कोशिश करते हैं कि हम इस सिचुएशंस में पहुंचे, मतलब सॉरी, कोशिश करते हैं कि हम इस सिचुएशंस में पहुंचे, हमारी इकोनॉमी फिर पहले की तरह हो जाए, जो इस पॉइंट्स पे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पॉइंट्स होता है इकोनॉमी का, तो इस पे पहुंचे। जाहिर सी बात है, आप कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है CRR वगैरह, उसके थ्रू जो है वो पहुंचते हैं मार्केट, मतलब इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। तो देखते हैं, तो ये वाला सिचुएशन सबसे बेस्ट होता है आपको, लेकिन चाहे ये सिचुएशंस हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या ये भी सिचुएशंस हो डिमांड ज़्यादा हो गया है तो भी प्रॉब्लम्स होगा, सप्लाई नहीं हो पा रही मार्केट्स के अंदर तो भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो अगर इस सिचुएशंस पे फोकस करें या इस सिचुएशंस पे फोकस करें, तो इससे बाहर निकलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पॉलिसी होता है उस पर ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आजकल जो मार्केट्स के अंदर चल रहा है तो वो कैसा सिचुएशंस है। तो बेसिकली जो सिचुएशंस है वो क्या है, तो चीज़ों की डिमांड्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सप्लाई ज़्यादा हो गया है, किससे, डिमांड से, और हम इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, कि डिमांड्स की कमी हो गई है मार्केट्स में, ठीक है। अब सवाल है कि डिमांड्स की कमी क्यों हो गई मार्केट्स के अंदर, डेफिशिएंट डिमांड्स क्यों हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लिखें कि YDD मतलब डेफिशिएंट डिमांड्स क्यों है, तो इसमें अगर मुख्य कारण हम बताएं या मुख्य फैक्टर्स बताएं, तो एक फैक्टर्स इसके अंदर आपका जो है इनकम है, और आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में अगर पढ़े होंगे तो इनकम को जो है Y से डिनोट करते हैं, बताइए, Y जो है एक लेटर है जिससे हम इनकम को डिनोट करते हैं Y से। तो इनकम की कमी की वजह से चीज़ें हो गई हैं। हालांकि सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें जो आप चर्चा करना है वो इनकम को लेके करना है। देखिए, कोई भी चीज़ का डिमांड मार्केट में ज़्यादा होता है या कम होता है, तो केवल इसमें ऐसा नहीं होता है कि पिछले लेक्चर में आपने अगर देखा होगा, मैंने ये बताया था कि सिर्फ इनकम ही नहीं, इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इनकम के ऊपर चर्चा करना है। लोगों के पास अब जैसे जाहिर सी बात है जॉब खत्म हो गए मार्केट्स के अंदर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस सिचुएशंस में लोगों के पास पैसे आ नहीं रहे हैं, तो उसके पास जो पैसे पहले से सेव है मार्केट्स के अंदर उसके अकाउंट्स में, तो उस सेव पैसे को लेके जो है वो मार्केट्स में खर्च कर रहा है, तो अब आ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या कर रहे हैं कि हर जगह वो कटौती कर रहे हैं और कम से कम खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखे होंगे इवन के एसेंशियल कमोडिटीज में भी वो पैसे कम खर्च कर रहे हैं। पहले लोग अच्छे से खा लेते थे, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि पैसा उसका आ नहीं रहा है, कहीं से इनकम हो नहीं रहा है, उसके पास जो पैसा बचा हुआ है अकाउंट्स में उसी पैसे को वो खर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत जगह जो है वो कटौती कर रहे हैं, और कटौती करने की वजह से मार्केट्स के अंदर इवन जो एसेंशियल चीज़ है, जो रोजमर्रा में खर्च करने वाली चीज़ है, जिंदगी में कंज्यूम करने वाली चीज़ है, उसका भी जो है मार्केट्स में असर पड़ रहा है और उसकी भी डिमांड्स नहीं हो रही क्योंकि पैसा नहीं है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी ये भी होता है कि जो फ्लो ऑफ मनी होता है इकोनॉमी में, जो पैसे का बहाव होता है, उस चीज़ को वो कंट्रोल्स करते हैं। पैसा ज़्यादा हो जाए तो RBI पैसे को विड्रॉ करती है इकोनॉमी से, और पैसा कम हो जाए तो वो कुछ ऐसे मेथड्स लाते हैं और फिर उस मेथड्स के जरिए जो है इकोनॉमी में पैसा इनपुट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, ताकि लोगों के पास पैसा हो जाए और मार्केट्स में जो है डिमांड पैदा हो जाए। तो अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि इसके अंदर जो है, जैसे ये वाला सिचुएशन है डेफिसिट डिमांड्स का, तो उसमें पहले हम देखते हैं CRR का, कैश रिजर्व रेशियो का। तो कैश रिजर्व रेशियो को क्या काम करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज का मतलब होता है कम कर देते हैं।
अब जाहिर सी बात है कम करने से क्या होगा, तो एक एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी दिया था, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है बैंक में, जो कमर्शियल बैंक है उसमें 1000 रुपए हम जमा किए, 1000 रुपए, कोई भी कमर्शियल बैंक है, जैसे मान लीजिए हमने जो SBI में जमा किया। लेकिन आप ये सोचिएगा, आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर पैसा जब है नहीं तो फिर वो जमा कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सबके पास पैसा नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं मार्केट्स के अंदर, अब बिट्स के पास बेशुमार पैसा है, तो वो क्या काम करते हैं कि SBI में पैसा जमा किया, ठीक है 1000 रुपीज। मैंने आपको बताया था कि इसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, हालांकि जो मैं लिख रहा हूँ तो वो एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, इसमें बहुत कम होता है, लेकिन एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 10% जैसे मान लीजिए कि निकाल के, यानी जो 100 रुपए हुआ तो वो जो है 100 रुपए क्या करते हैं सेंट्रल बैंक में या रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। तो अब बैंक के पास कितना बचा, तो जाहिर सी बात है बैंक के पास जो है कितना बचा, 900 रुपए बचा, जो SBI अपने पास है, ठीक, SBI के पास अपने पास जो रखा, और फिर इसमें कुछ पैसा वो जो है अपने पास रख लेते हैं, तो उसको SLR कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक और चीज उन्होंने किया कि अब जो है उसके पास 900 बचा, तो फिर 900 का जो है वो फिर 10% निकाल लेते हैं, 900 का क्या करते हैं 10% निकालते हैं। जब 10% निकालते हैं तो कितना हो गया 90 रुपये हो 90, ये 90 रुपीज जो है वो SBI अपने पास रख लेती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SLR, और इसको बोलते हैं हम लोग CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब कितना बच गया इसके पास, तो 810 रुपए बच गया, तो कितना रुपए, यही 810 रुपए जो है वो लोन के तौर पर देता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशंस है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इकोनॉमी में। अब ये 810 रुपए वो लोगों को क्या करेंगे, लोन के तौर पर देंगे, और जब लोगों को लोन के तौर पर देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो फिर वो मार्केट्स में डिमांड करेंगे, ठीक है, चीजों का डिमांड करेंगे, और फिर सिचुएशन ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR डिक्रीज कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि आपको जो है हमें 10% नहीं करना है, आप हमें जमा कीजिए 5%, कितना कीजिए 5%, तो 5% का मतलब है कि 50 रुपए सिर्फ जमा करना है। तो SBI अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 50 रुपए जमा करेगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना बच गया 950 रुपए हो गया, क्योंकि सिर्फ 50 रुपए जमा करना था, 5% था, क्योंकि CRR क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। पहले कितना था, पहले 10% था, तो 10% से डिक्रीज हो गया, अब उसको 5% करना पड़ेगा, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास SBI के पास ज्यादा पैसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है अब SLR भी डिक्रीज कर देंगे, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो SLR भी डिक्रीज कर दो। SLR का मतलब कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास कम पैसा रखेगी, है ना, तो अब SLR डिक्रीज करके कहा कि पहले आप 10% रखते थे, तो अब जो है आप 5% ही अपने पास रखोगे। तो 5% का मतलब होता है कि 50 रुपए वो अपने पास सिर्फ रखेंगे, तो कुल इसके पास कितना रुपया रह गया, SBI के पास 900 रुपीज बचा। पहले कितना था, पहले 810 रुपए था, अब इस 900 रुपए को वो लोन के तौर पे जो है लोगों को पैसा लोन के तौर पे देंगे। तो पहले 810 रुपए दे रहा था क्योंकि उसके पास कम था, अब 810 रुपए खत्म हो गया, तो वो बोलना शुरू किया कि अब जो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम आपको इतना देंगे नहीं लोन्स, क्योंकि कम पैसे हैं। लेकिन अब जो डिक्रीज कर दिया SLR CR, तो उसके पास क्या हुआ कि ज्यादा पैसा बचा, 810 था, अब 900 रुपए बच गया, लगभग 90 रुपए के आसपास उसके पास ज्यादा होगा। ये 90 रुपए वो ज्यादा मार्केट्स में एक्सटेंड करेगा लोन्स, और लोगों के पास ज्यादा, क्योंकि पैसे की कमी हो गई है, तो अब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा लोन के तौर पे ही, क्यों, तो अब वो पैसा आएगा मार्केट्स में, और उस पैसे से वो ज्यादा सामान खरीदेंगे मार्केट्स के अंदर, और डिमांड ज्यादा होगा। तो जो सिचुएशंस ये है कि डिमांड्स कम हो गई है, तो वापस डिमांड फिर चीजों का बढ़ना शुरू होगा। जब डिमांड बढ़ना शुरू होगा तो फिर वर्कर्स और जो मजदूर वगैरह हैं वो सब काम करना शुरू करेंगे। तो ये एक सिचुएशंस है। अब सवाल कैसे आता है, तो सवाल एग्जाम में आपको आएगा कि जैसे मान लीजिए कि आ जाएगा कि इन केस ऑफ डेफिशिट डिमांड, यानी डेफिशिट डिमांड के केस में, जैसे एक मैं सवाल यहाँ पे देख लेता हूँ। तो जब आप सुबह आपके पास अखबार या न्यूज़पेपर सामने आता है, तो उसमें सीधे लिखा हुआ रहता है कि आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR को कम कर दिया है, या इंक्रीज कर दिया है, या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कमर्शियल बैंक को कि इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज, मतलब जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम में एक सवाल आता है, यहाँ पे देख लेता हूँ, इन केस ऑफ deficit demand, DD for deficit demand, RBI will increase the CRR as well as, in case of deficit demand RBI will do, लिख देता हूँ, will do
विद CRR या SLR, ये एक सवाल आता है एग्जाम्स में, ठीक है, कि अगर डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR और SLR के साथ क्या करेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए हो गया कि इंक्रीज कर देगी CRR, इंक्रीज का मतलब कि CRR को बढ़ा देगा, या बी हो जाएगा SLR हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज CRR SLR, या फिर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा क्या डिक्रीज कर देगी CRR को, या फिर SLR को डिक्रीज कर देगी, ठीक है, या ऑप्शन सी आपका आ जाएगा डिक्रीज इंक्रीज, या सी ऑप्शन आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस, कुछ नहीं करेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है जो इस चीज को पढ़ा होगा समझा होगा तो उसके हिसाब से जो है ऑप्शंस क्या होगा। जैसे डेफिसिट डिमांड है तो हमने आपको बताया था कि CRR SLR को क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, तो क्या अगर डिक्रीज करेगी तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, कमर्शियल बैंक के पास, और वो ज्यादा लोन के तौर पे जो है लोगों को पैसा क्या करेंगे, देंगे, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो चीजों का डिमांड ज्यादा करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इस चीज को करेंगे तो आपको ज्यादा जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इन केस ऑफ यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, जैसे सिचुएशंस बेहतर हो जाएगा और सबके पास सब चीजें हो जाएगी, जॉब वगैरह सब मिल जाएगा, तो फिर सिचुएशन एक्सेस डिमांड का, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई से, डिमांड ज्यादा हो जाएगा किससे, सप्लाई से। क्यों डिमांड ज्यादा है, डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोगों के पास जो है वो इनकम ज्यादा हो गया है। तो अब बैंक क्या काम करेगी कि इनकम को कम करने की कोशिश करेगी ताकि डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे। तो अगर ये हो गया तो क्या करेगी, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज कर देगी। क्यों, अगर इंक्रीज करेगी तो ज्यादा पैसा SBI अपने पास रखेगी और ज्यादा पैसा डिपॉजिट के तौर पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगी, यानी कमर्शियल बैंक को। तो इसके वजह से जो है उसके पास कम होगा तो वो पैसा कम लोन के तौर पे देगा, तो पैसा जब कम देगा तो मार्केट्स के अंदर जो है वो पैसा कम एक्सटेंड होगा, और जिसकी वजह से जो है क्या होगा कि फिर जो है वो डिमांड्स जो है कम होना शुरू होगा। कम तो नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में आना, अगर डिमांड्स कम होगा तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। एक मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप लोग मैं जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं और शायद से चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन आज मेरी पैन में थोड़ी तकलीफ बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मैं खड़े हो नहीं पा रहा हूँ सही से। लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से जो है मैं यहाँ पे हूँ क्लास में कि बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं, तो वीडियो अगर अपलोड कर देंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों को जो है नॉलेज मिल जाएगा। तो शायद से आज थोड़ा सा वीडियो हम बनाएंगे 30 मिनट का या 25-30 मिनट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर में तकलीफ है। आई एम नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो आप इस चीज़ को मतलब देखिए, ऐसा ना हो कि बच्चे जो है वो फिर परेशान नहीं कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा तो फिर वो कहाँ से क्या चीज़ों को करेंगे। हम जब सही हो जाएंगे, पैर में मेरी दर्द खत्म हो जाएगा, तो फिर हम जो है फिर आपको 1-1.5 घंटे के लेक्चर्स देंगे। फिर वैसे ही जो है एक और भी चीज़ इसमें करते हैं, जैसे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। तो जैसे आपने देखा, तो आपने ये सीख लिया कि आप जब न्यूज़ में पढ़ते हैं ये चीज़ के डिक्रीज कर दिया है, या SLR भी जो है वो आप पे क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है, या ये भी होता है कि CRR इंक्रीज कर दिया है, या फिर ये भी है कि SLR डिक्रीज कर दिया। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसके पीछे वजह क्या है आपको समझ में आएगा, जब भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। फिर वैसे एक बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होती है तो वो लोन के तौर पे लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब पैसे वो लेते हैं, ठीक है, तो उसको कुछ इंटरेस्ट के साथ देना होता है। तो अब अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वो डर से नहीं जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा लेने के लिए, क्योंकि फिर वो सोचेगा कि प्रॉफिट ही नहीं है। तो इससे वो जब पैसा लेके नहीं आएगा तो मार्केट में एक्सटेंड कैसे करेगा, उसको तो देगा कैसे लोगों को लोन के तौर पे। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी के सिचुएशन में क्या करते हैं कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है कम कर देता है कि आप हमसे पैसा लेके जाओ और हमको इंटरेस्ट रेट आप कम देना, क्योंकि आपके पास पैसा होगा आप लोगों पे। तो लेकिन ये कैसा सिचुएशन है, ये है आपके बेसिकली डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में कि चीज़ों की डिमांड नहीं है। सेम ऐसे ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी होता है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देना होता है जब आप पैसे लेते हैं लोन के तौर पे। तो लोग डर से नहीं आता कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कैसे देंगे, है ना, पैसे तो ले लेंगे लोन के तौर पे लेकिन बाद में देने में तकलीफ होगा। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अभी का सिचुएशन जैसे डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन हो गया है, तो कंज्यूमर में एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई बात नहीं, आइए आप हमसे लोन लीजिए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कब लीजिएगा हमको, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा।
तो ये क्या है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसा नहीं होता है कि आज चेंज हुआ तो 1.5 साल 2 साल के बाद, ये रोज का कुछ ना कुछ होता रहता है इसमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म इसलिए पॉलिसी क्योंकि एकदम तुरंत इसमें चेंज होता रहता है। आज आप देखिएगा अखबार में कुछ, फिर 10 दिन का देखिएगा अखबार में, सिचुएशन नॉर्मल होता है, फिर ये पॉलिसी चेंज करते रहती है, फ्लक्चुएशंस इसमें बहुत ज्यादा होता रहता है। यहीं पे उल्टा भी हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो गया है तो क्या करेंगे, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, ये है ना, ज्यादा इंक्रीज कर देगा। या यहाँ पे भी जो होगा आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, ये जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा, किसके केस में, एक्सेस डिमांड के केस में। इसलिए आप देखिएगा कि आजकल जो है बैंक वाले जो है बुलाते हैं पैसा लेने के लिए, कॉल करते हैं कि आइए आप जो है बैंक से पैसा लोन के तौर पे लीजिए, क्योंकि जब तक लेगा नहीं तो मार्केट्स में फ्लो कैसे होगा मनी का। तो एक छोटा सा टॉपिक है ना, और आपने समझ गया होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज के पीछे क्या था। तो जो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें बहुत लंबा वीडियो था, उसके बाद उसका जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैं आज पार्ट 2 में इसको कवर कर दिया हूँ। छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखिए और फिर जो है आप समझिए इस चीज को, एग्जाम के लिहाज से बहुत है। इसमें कई सवाल भी हम करवाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है ना, सीरीज कंप्लीट होते ही हम इसमें कई सवाल करवाएंगे। जानने का जो बीए इकोनॉमिक्स का है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इस तरह के सवाल जो एग्जाम्स में आता है, और आप इस चीज को तैयार कर लीजिए। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड्स, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, सीआरआर, इंक्रीज डिक्रीज, ये पूरा था। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जो पार्ट 2 है, ये हमने कवर कर लिया। इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। तो एक टॉपिक होगा 40-45 मिनट का, जिसमें हम सिर्फ सवाल चर्चा करेंगे। हालांकि और भी बहुत सारा टॉपिक है जिसको हमें करना है। आज क्योंकि बहुत तकलीफ है पैर में, इसलिए हम जो है ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए हम लोगों को। चलिए फिर आपको एंजॉय कीजिए। थैंक यू टू